बच्चों इस क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और मान के चलता हूं आप इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पूरा करके आए हैं, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर से ही कनेक्ट करके यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर समझाया जा सकता है। अगर मान लो मैं ये मान के चलूं कि आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर नहीं किया और मैं डिबेंचर्स की हर एक एंट्री डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि एंट्रीज मिलती जुलती हैं, बिल्कुल शेयर जैसी ही एंट्री जैसे वहां पे आपने पढ़ा होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप शेयर चैप्टर पढ़ के आए हैं। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो सीधा डायरेक्टली डिबेंचर स्टार्ट कर रहा हो और उसने शेयर्स का एक भी लेक्चर ना देखा हो या एक भी लेक्चर ना सुना हो मेरे से। तो आपको पता है वहां पे एप्लीकेशन होती थी, अलॉटमेंट होती है, सेम यहां पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती है। मतलब मैं अभी डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप शेयर्स पढ़ के आए हैं। अब मैं पहले बेसिक बात कर लूं। देखो आपने पढ़ा शेयर्स और अब आप पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स। आपने पहले शेयर्स का इश्यू हुआ वो पढ़ा, अब डिबेंचर्स के इश्यू करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। देखो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है कि हम जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमारे पास मालिक इकट्ठे होते हैं, ओनर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं, ओनर्स बनते हैं, मेंबर्स बोला जा सकता है। कंपनी के मतलब कंपनी का मालिकाना हक है उनके ऊपर कुछ ना कुछ हिस्से के लिए, जो भी उन्होंने पैसा लगाया। अब मान लो सारा का सारा पैसा हम शेयर से तो इकट्ठा कर नहीं सकते। मान लो कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए, या बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे होंगे। कंपनी के पास 70 लाख रुपया मान लो शेयर से आ गया, हमने शेयर्स इशू कर दिए। अब कंपनी चाहती है कि सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर से नहीं, जितने ज्यादा मालिक इकट्ठे करेंगे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मीटिंग्स के अंदर दिक्कत होगी कि सारे अपने अपनी राय देंगे और ज्यादा मालिक इकट्ठे करने की क्या जरूरत है। वैसे इसके लिए इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट एक टॉपिक होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कभी आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सीए में पढ़ लेंगे या कभी बीकॉम लेवल पे पढ़ने को मिला। उसमें कुछ बातें होती है इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट, जिसमें क्या होता है कि मान लो किसी शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर्स भी हैं, फिर भी उसका राइट ज्यादा नहीं होता वोट करने का, ठीक है, वो इक्वल ही होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाने की बजाय आप शेयर होल्डर्स के नंबर्स लिमिटेड रखें और आपको जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो बाहर से उधार ले लो ना, पब्लिक से उधार ले लो। पब्लिक को ये कह दो कि हम शेयर्स इशू नहीं कर रहे, हम तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और आप हमारे से हमें उधार दो। जब बात ये आती है कि हमने शेयर्स इशू करे तो यहां पे जो शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं अपने हिस्से के लिए। यहां पे जो डिबेंचर्स खरीदते हैं वो क्या है, एक हिसाब से लेंडर्स, उधार देने वाले हैं। ओनर्स को हमें साल के एंड में क्या देना पड़ेगा, जो उन्होंने पैसा लगाया उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। यहां पे क्या देना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट, ब्याज। ध्यान रखना, मतलब शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होता है और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है। अब डिबेंचर्स जब कंपनी ले रही है, उधार ले रही है, इसके पीछे पहला रीजन ही यही है कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब डिबेंचर जो है अपने आप में क्या है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम सामने वाले डिबेंचर होल्डर को, जिसमें ये एक्नॉलेजमेंट है कि यस हमने आपसे इतने रुपए का उधार ले रखा है। बकायदा उस पे कंपनी की स्टैंप लगी होती है, सील लगी होती है कि यस हमने उधार लिया था, मतलब कंपनी मना नहीं कर सकती। एक्नॉलेजमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट है कि यस डेट है, कंपनी ने डेट लिया है, आपसे उधार लिया है। तो पहले तो आपको डिबेंचर का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि शेयर्स और डिबेंचर मतलब लगभग ऐसे लगता है कि हमें यहाँ पे पब्लिक से पैसा मिल रहा है, यहाँ पे भी। और क्योंकि आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि शेयर्स कहां आते हैं, शेयर होल्डर फंड में, और डिबेंचर्स कहां आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपके डिबेंचर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपने आप में किसके अंदर आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी किसके अंदर आती है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। मतलब ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आपकी होती है शेयर कैपिटल के अंदर होते हैं आपके शेयर्स। तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं चाहे कितने भी डिस्कशन करता जाऊं, डिबेंचर का मीनिंग यही है कि हमने उधार लिया है। और स्पेशली डिबेंचर का मीनिंग अगर मैं बात करूं तो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, रिटन में लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट है, सामने वाले ने जिसने डिबेंचर्स खरीदे हैं उसके पास लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट पे कि यस कंपनी ने आपसे उधार ले रखा है इतने रुपए का, और आपका नाम भी लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं इसके। हमारी थ्योरी के ऊपर भी डिस्कशन होगी इसकी, हम हर चैप्टर की थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, मतलब लास्ट में जैसे वीडियोस खत्म होने के बाद में, तो वैसे करेंगे इसके ऊपर भी। छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, मतलब हम अभी फिलहाल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट्स आपको मिल गए होंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, हमने पार पे इश्यू करे हैं डिबेंचर्स, तो उसमें क्या होगा, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 रुपए ही हमारे पास आएंगे। तो एबीसी लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 15,000, 12% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, पेमेंट करनी है एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे 10 रुपए। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेयर्स जैसी ही एंट्रीज हैं, इसलिए कुछ नया आपको दिखेगा ही नहीं। मैं इसके ऊपर कुछ अलग से डिस्कशन नहीं करने वाला कि एंट्री कैसे हुई, आपको पहले से ही पता है अच्छे से, ठीक है। तो 30, 30, 30 और 10 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 डिबेंचर्स के लिए और इश्यू करे थे हमने 15,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन फॉर 13,500 वालों को एक्सेप्ट कर लिया फुल में, और एप्लीकेशन फॉर 2400 डिबेंचर अलॉट किया उनको 1500 डिबेंचर, और 2100 डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारी क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है। आप एक बात सोचो ना, आप जो पढ़ते थे ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, आप शेयर्स में पढ़ते थे, पता है कितने क्वेश्चंस करने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन आता था? आपका 4th यूनिट में था शायद ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, 4th या 3rd में होगा, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे 3rd यूनिट में जाके, इतना मुझे जहां तक ध्यान है 3rd या 4th होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, आपका पहले क्वेश्चन से ही आपको ओवर सब्सक्रिप्शन दे दिया। रीजन क्या है? क्योंकि ये माना गया है कि आप ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं क्या, शेयर्स वाला चैप्टर, तो पहले क्वेश्चन से ही ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक डाल दिया बीच में। तो आप चेक करके देखें कि 15,000 इश्यू करे थे और अप्लाई कर दिया है डिबेंचर होल्डर्स ने 18,000 डिबेंचर्स के लिए। तो 18,000 वालों को हमने कितने देने हैं? 15,000 देने हैं। और कैसे देने हैं? इसमें 13,500 वालों को फुल देने हैं, मतलब 13,500 वालों को 13,500 पूरे, और 2,400 वालों को हमने 1,500 देने हैं, और 2,100 वालों को रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है और क्वेश्चन को अब हमें करना है। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया था, जैसे इस कैटेगरी वाले का, और जिनको रिजेक्ट करना था वो तो कर ही दिया, पैसा वापस कर देंगे। और हमने ये देखना है कि पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग ऑल मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा हमें बिल्कुल टाइम पे मिल गया। तो हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले 30 रुपए आएंगे हमारे पास एप्लीकेशन पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी डिबेंचर्स होंगे ना तो डिबेंचर्स के साथ रेट जरूर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे 12% डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितने रुपए से हैं आपके? 18,000 इंटू 30, 18,000 इंटू 30 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5,40,000 रुपए। अब बात ये आती है कि ये रेट का क्या मतलब है। ये रेट जो है ना, ये रेट बताता है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर कितने % इंटरेस्ट मिलेगा हमें। और मान के चलो इंटरेस्ट जो होता है डिबेंचर का वो हर 6 महीने के बाद मिलता है, तो ये रेट लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका अभी यूज नहीं है, लास्ट में एक पीछे करके एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक है, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके पैसे को। जैसे वहां पे शेयर एप्लीकेशन हुआ करती थी, यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन है, लेकिन रेट साथ में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 540 टू 12% डिबेंचर्स 540 आएगा या कुछ और आएगा? देखो मुझे एक बात बताएं, 15,000 इश्यू करे थे, 18,000 की एप्लीकेशन आ गई है, तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है? यहां पे 540 एक बार हमें मिल गए थे, लेकिन हमें 15,000 इंटू 30 रखने हैं, मतलब 4,50,000 रुपए। कितना पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट कितने रुपए? 2,400 वालों को 1,500 देने हैं, तो 900 इंटू 30 27,000 रुपए। और टू बैंक 2,100 इंटू 30 63,000। बस ये पैसा वापसी हो गया, कुछ डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। बस इसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर दिया जाए तो भी काम चल जाएगा। देखो डिबेंचर्स अलॉटमेंट जो हमारी ड्यू होगी
पहले पहले क्या होता है, पैसा मिलता है एप्लीकेशन का, फिर हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट से हम पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। ये बात आपको पता है। जैसे शेयर्स में है तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर, 15,000 डिवेंचर्स पे 30 रुपए, मतलब 4,50,000। लेकिन मिलते टाइम ये 27,000 अब दोबारा तो मिलेंगे नहीं, जो एडवांस ऑलरेडी आया हुआ है। तो 4,50,000 में से 27 घटा दो, बाकी 4,23,000 रुपए हमारे पास रह गया। इसके बाद जो एंट्रीज है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ड्यू करना है और पैसा रिसीव करना है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, 12% डिवेंचर, फर्स्ट कॉल टू 12% डिवेंचर्स, 15,000 इंटू 30 और वो पैसे मिल गए 4,50,000। फिर हमने ड्यू किए फाइनल कॉल के 15,000 इंटू 10 डिवेंचर, फाइनल कॉल टू डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। तो ये हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार का, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। देखो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। XYZ लिमिटेड ने इश्यू करे 20,000 9% डिवेंचर इन पब्लिक। अमाउंट कैसे पे करना था, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए फाइनल कॉल पे, और पब्लिक ने अप्लाई किया है 18,000 डिवेंचर्स के लिए। मतलब अब की बारी क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। हमने जितने इश्यू किए थे उससे कम के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो जितने से इश्यू, जितने से मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया वहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था एट पार एट प्रीमियम, यहां पे एट डिस्काउंट भी है। हम डिस्काउंट पे डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट वाला टॉपिक आएगा, वहां पे डिस्कशन उसकी कर लेंगे थोड़ी बहुत। इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, अगर मान लो कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता था तो हम वर्ड यूज करते थे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता था कि हमने सामने वाले से, शेयर होल्डर से अभी पैसे लेने हैं लेकिन अभी हमें मिले नहीं हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स जस्ट लाइक डेटर थे। डेटर का मतलब बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में लिखे जा सकते हैं। वो अलग बात है कि हम उसको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए शेयर कैपिटल में से लेस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेरी एसेट्स है, मैंने पैसा लेना है। लेकिन एक बात बताओ, डिबेंचर के केस में अगर मान लो किसी डिबेंचर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, मान लेते हैं नहीं दिए, एक मान लो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या आप उसको ये कहोगे ये कॉल्स इन एरियर्स में है, भाई मेरे पैसे दे? एक तो वो सामने वाला हमें उधार दे रहा है और हम फिर उसको कहें कि भाई देखो मैंने ना तेरे से 100 रुपए लेने थे उधार डिबेंचर्स के नाम के, तेरे 30 आ गए एप्लीकेशन के, फिर तेरे 30 आ गए अलॉटमेंट के, 20 रुपए देने से अभी वो मना कर रहा है, नहीं दे पा रहा। मैं कहूंगा भाई ये 20 रुपए नहीं दिए, मेरे 20 रुपए दे, भाई मेरे 20 रुपए दे। क्या हम उसको कंपनी का मालिक बना रहे हैं? क्या नहीं, वो हमारा डिबेंचर होल्डर है। अगर वो यहां पे हमें पैसे नहीं देता तो दे देगा। सबसे बड़ी बात, एक तो मैं उसको डेटर नहीं बोल सकता, मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खुलेगा यहां पे। डिबेंचर्स वाले चैप्टर में आपका कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खुलेगा, शेयर्स में खुल सकता था। हाँ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलेगा, चाहे वो शेयर्स वाला चैप्टर हो चाहे डिबेंचर्स वाला चैप्टर हो, ठीक है। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स नहीं बोल सकते हम अपने, जिसने जो हमें उधार दे रहे हैं, जो मैं 60 रुपए उधार दे चुके हैं, उसने 20 रुपए भी हमें उधार और नहीं दिए, मैं कहूंगा क्या ड्यू तो कर चुका हूं भाई मेरे पैसे दे, तो मेरा डेटर है, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं होगा। अगर मान लो जो पैसा उसका हमने ड्यू किया था कि भाई तेरे देने बनते हैं, एक टाइम पीरियड होता है उसमें हमें पैसे दे दो, अगर वो नहीं देता तो क्या हम उसके बाकी 60 रुपए भी जब्त कर लेंगे? क्या आप अपने किसी दोस्त से पैसे उधार मांग के देखो ना, और उसको कहो कि भाई ऐसा है कि पहले हमने उसको कहा भाई मेरे को 100 रुपए उधार दे दे, उसने दे दिए। फिर मैंने कहा 100 रुपए उधार दे दिए। तीसरी बार मैंने मांगा, उसने देने से मना कर दिए 100 रुपए। अब मैं क्या करूंगा? पिछले 200 भी उसके खा जाऊंगा क्या? सोचने वाली बात है। क्या फॉरफिट कर सकता हूं मैं? डिबेंचर्स कभी फॉरफिट नहीं हो सकते। ओनर्स गलती कर रहे हैं तो उनका पैसा फॉरफिट करो ना। डिबेंचर जिन्होंने उधार दिया है हमारे पे तरस करके, हम उनके जो पहले वाले पैसे हुए हैं उसको भी खा जाएं, किस कारण से कि ये वाले नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर प्रैक्टिकली भी सोच के देखें तो। इसीलिए ना ही डिबेंचर्स फॉरफिट होते हैं और ना ही डिबेंचर्स के केस में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खुल सकता है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये समझाना बड़ा जरूरी था, आपको समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब 20,000 डिबेंचर्स थे, 18,000 की एप्लीकेशन आई थी और 30 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 20 रुपए फर्स्ट कॉल, 20 रुपए फाइनल कॉल, और पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 डिबेंचर्स के लिए। हमने 18,000 से क्वेश्चन कर दिया स्टार्ट
कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन 18,000 इंटू 30 मतलब 5,40,000। फिर वो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर में 540, फिर 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 5,40,000। लेकिन केस फर्स्ट में आगे ये कह रहा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 500 डिबेंचर कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे सका, फिलहाल अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अनदर डिबेंचर होल्डर था, उसने सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया, मतलब आगे का पैसा आज ही दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसका, एक तो हमें ये पैसे पूरे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 5,40,000। और एक इसका सेकंड पार्ट बना सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमारी कितनी है, 1000 डिबेंचर्स वालों ने हमें आगे के पैसे दे दिए। आगे के पैसे हैं कितने, 30 30 20 20 थे ना, तो मतलब 40 रुपए उन्होंने दे दिए। 1000 डिबेंचर्स वालों ने 1000 इंटू 40 40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंट्रीज हो जाती हैं। हालांकि आप बुक में देखेंगे तो इकट्ठी कर रखी होती है, आप इकट्ठी कर लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो समझाने के लिए अलग करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट सीधा 580 से डेबिट करो, टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 540 लिखो और टू कॉल्स इन एडवांस 40,000 लिखो, बस। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू में हमारी क्या एंट्री होगी, 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, कितने, 18,000 इंटू 20 3,60,000। एक बात आप करें अब यहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फाइनल कॉल तो अभी मंगवा ही नहीं है, हमें बस ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं करनी केस फर्स्ट में। ये पता है कि कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा तो दोबारा से मिलना नहीं है, पहले उसी को ही डेबिट कर दो। कॉल्स इन एडवांस हमारी 1000 डिबेंचर पे पूरे 40 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों के आए हुए हैं, लेकिन हमें यहां पे कौन से एडजस्ट करने हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल वाले 1000 इंटू 20,000 रुपए एडजस्ट करने हैं। मतलब पक्का है 3,60,000 में से हमारे पास 20,000 तो आने नहीं वाले अभी। अब ऐसा ना कहें कि 40 आए हुए, वो 40 में से 20 आगे के हैं, अगली फाइनल कॉल के हैं, वो अभी हमें नहीं मंगवानी इस क्वेश्चन में, तो 20 अब रह गए 3,40,000 लेने। फिर किसी ने मना कर दिया, मना किसने किया, हमारे को 500 डिबेंचर वाला हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, 500 डिबेंचर्स वाला हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका। क्या मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर दूं, जस्ट लाइक शेयर्स वाला चैप्टर, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 500 इंटू 20 10,000 रुपए। एक बार समझे, अगर मान लो मैं ये एंट्री करता तो यही करता ना, कि अगर मान लो शेयर्स वाली बात अपने दिमाग में घुमाओ, तो मैं कॉल्स इन एरियर्स यहां पे डेबिट करता 500 इंटू 20 से। अब हमें बाकी कितने मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 360 में से 20 पहले से मिल गए थे, 10 देने से मना कर रहा है, तो ये रह गए 330। मतलब यहां पे हमारे क्या चले जाते, फिर 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 360 पूरे। लेकिन क्योंकि हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना, इट मींस यहां पे 350 चले जाएंगे। अब जब भी हमें ये डिफॉल्टेड पैसा मिलेगा, वो जो 10,000 नहीं मिला, तो हमारी एंट्री पता है क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, क्योंकि यहां पे 350 क्रेडिट हुए हैं, ऊपर डेबिट 360 हुए हैं, तो 10 अभी क्रेडिट करने बाकी हैं उस डेबिट वाले बैलेंस के। गलती से भी हम उस टाइम पे ये नहीं करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो हमने खोला ही नहीं, जब डेबिट ही नहीं किया तो क्रेडिट क्यों करेंगे। अब इतने जो ये अमाउंट डेबिट है 360 से और क्रेडिट है 350 से, तो बचा हुआ 10,000 यही तो क्रेडिट होगा ना। मतलब जब भी हमें डिफॉल्टेड पैसा मिलेगा कॉल्स इन एरियर्स का, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। अब हमें पढ़ना है सेकंड केस, तो ये वाला केस आप पूरा नोट कर लो एक बारी। देखो अब सेकंड केस पढ़ो। सेकंड केस में ये कह रहा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 300 डिबेंचर कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका हमें एक डिबेंचर होल्डर, लेकिन उसने वो पैसे हमें फाइनल कॉल के टाइम पे दे दिए। मतलब एप्लीकेशन 5,40,000 आने चाहिए थे, 18,000 इंटू 30 और मिल भी गए। अलॉटमेंट भी 18,000 इंटू 30 से ड्यू होने चाहिए, 18,000 इंटू 30 ही मिले हैं। मतलब यहाँ पे कोई कॉल्स इन एडवांस अब नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल के ड्यू होने चाहिए थे 18,000 इंटू 20 3,60,000 रुपए।
अब बात आती है यहां से, हमें पैसा मिलना है। 300 डिबेंचर्स वाला जो है ना, हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, तो नहीं दे सका तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट मत करो। 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 360 मिलने हैं, इसमें से 300 डिबेंचर्स वाले के पैसे जो है ना वो हटा दो। 300 इंटू कितने रुपए हैं हमारे फर्स्ट कॉल के? 20 रुपए। तो 300 इंटू 20, 6,000 रुपए आप इनके घटा दो और बाकी 3,54,000 रुपए हमें मिल गए। बस वो डेबिट तो करना ही नहीं है कॉल्स इन एरियर्स। अब हम फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं 9% डिबेंचर, फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। कितने? फिर से 3,60,000 रुपए और हमें मिल गए। एक तो हमें मिल गए ये वाले, इसमें तो कोई डिफॉल्ट है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 3,60,000 रुपए। लेकिन साथ में ही हमें वो डिफॉल्टेड पैसा भी मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, गलती से भी अब हमने कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखना, जो नाम था वही लिखेंगे, मतलब टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से? 300 इंटू 20, 6,000 रुपए। ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब यहां पे हमें 360 ड्यू करे थे, यहां पे जो डेबिट करे थे फर्स्ट कॉल को, लेकिन क्रेडिट हुई थी 354 से, तो बची हुई 6,000 रुपए यहां पे क्रेडिट हो गई। बस ये आपका सेकंड केस है, मैंने पूरा का पूरा नोट कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको भी नोट करो, फिर मैं थर्ड केस पे बात करता हूं इसके बाद। देखो थर्ड केस पढ़ो। थर्ड केस में जो बात बोल रहा है, कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 400 डिबेंचर्स, जिसके बाद 400 डिबेंचर्स थे, वो हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, और जो दूसरा डिबेंचर वाला था 600 वाला, उसने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए। फिर जो 400 डिबेंचर वाले ने पैसे हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए थे, उसने फाइनल के टाइम पे वो निपटारा कर दिया। कहने का मतलब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम एंट्रीज है आपका थर्ड केस में। ठीक है, बात क्या आती है, इसके ड्यू में भी कोई चेंज नहीं है। अब रिसीव में देखते हैं क्या होगा। देखो रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे ये बताएं मिलने कितने हैं? 360। 360 में से गड़बड़ क्या हो रही है? 400 डिबेंचर्स वाला हमें फर्स्ट कॉल के पैसे, मतलब 400 इंटू 20, 8,000 नहीं दे पा रहा, तो बाकी तो क्रेडिट करूं ना, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए नहीं दे पा रहा? 8,000, तो 352 तो दे दिए। अब मैं एक एंट्री और करूं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस की, क्योंकि 600 डिबेंचर्स वाले ने फाइनल कॉल के पैसे हमें अभी दे दिए, तो यहां पे मैं एंट्री यूज करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए से? 600 डिबेंचर्स वाले के आगे के पैसे आए हैं 20 रुपए, सिर्फ फाइनल कॉल के आए हैं, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ फाइनल ही रह गई है, तो 600 इंटू 20 मतलब 12,000 रुपए। मैं एक फर्स्ट पार्ट इसका बना दूं, सेकंड अलग से लिखूं, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। इससे बढ़िया ये है कि मैं यहाँ पे स्पेस को थोड़ा मैं ये लिख चुका हूं ना एंट्री ऑलरेडी, तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे लिख देता हूं। कितना? 600 इंटू 20, 12,000 रुपए। टोटल कितना हो गया हमारा? 3,64,000 रुपए। अब ड्यू कर देंगे। ड्यू के बाद जब पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे बड़ी बात, जो पैसा पहले से मिल चुका है वो फाइनल कॉल पे एडजस्ट तो होना ही होना है। 600 डिबेंचर वाले ने जो फर्स्ट कॉल पे पैसे ले लिए थे फाइनल के, वो भी यहां पे एडजस्ट कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। पहले तो भाई देखो 360 में से 12 तो आने से रहे, वो पहले ही आ चुके हैं, अब रह गए 3,48,000 रुपए, तो वो रिसीव कर लो। तो 9% डिबेंचर फाइनल कॉल 360। लेकिन बात यह है कि जो यहां पे हमें पैसे कम मिले थे 8,000 रुपए, हम कॉल्स इन एरियर्स तो डेबिट कर नहीं सकते थे, वो जो पैसे कम मिले थे 400 डिबेंचर वाले, वो पैसे भी अब हमें मिल गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या कॉल्स इन एरियर्स लिखूं? नहीं, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 400 इंटू 20, 8,000 रुपए। ये हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है कि मैंने आपको अभी तक जो समझाया है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, जिसके साथ ही मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का कंसेप्ट भी बीच में ही करवा दिया।
कॉल इन एरर्स आपका अकाउंट डेबिट हो नहीं सकता। फोर फीचर वाला टॉपिक इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता। अब हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इसके बाद हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट है, फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टल सिक्योरिटी है। कोलेक्टल सिक्योरिटी आपने पहले नहीं पढ़ा शेयर्स के केस में, वो आप पढ़ोगे। बाकी आपने लगभग टॉपिक पढ़ रखे हैं, एक डिस्काउंट भी नहीं पढ़ा, ठीक है, शेयर्स के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम ही पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये आप नोट कर सकते हो।